तो हाय फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं अभी? देखिए, हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस। क्या स्टार्ट करेंगे? न्यूक्लियस की पढ़ाई अभी स्टार्ट करेंगे। न्यूक्लियस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आप एक बात और ध्यान में दीजिए कि इसका जो पार्ट फर्स्ट था, वहाँ पे मैंने कराया है आपको डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। क्या कराया है? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो उसको जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इससे आपको ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपका काम है यस एस मीन सब्सक्राइब करना, ठीक है। आप सब्सक्राइब करते रहिए, हम ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ बोला है कि न्यूक्लियर रिएक्शन के समय एनर्जी निकलती है तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यूक्लियस क्या होता है। क्या न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूँ, इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको। देखिए, जो न्यूक्लियस होता है, क्या जो न्यूक्लियस होता है वो एटम के सेंटर में होता है। कहाँ पे होता है? सेंटर में, ठीक है। और इसको पॉजिटिव से दर्शाते हैं, मतलब। और एक बात ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियस किसका किसका बना होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। किसका किसका? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को दोनों को जोड़ को बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं ना। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को आपस जोड़ के बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। मतलब न्यूक्लियस किसका बना होता है? न्यूक्लियॉन्स का, ठीक है। तो प्रोटॉन प्लस प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है, ठीक है। इसीलिए जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन। और ध्यान दीजिएगा, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। तो एनर्जी जो निकलती है न्यूक्लियर रिएक्शन में, एनर्जी जो निकलती है बाहर न्यूक्लियर रिएक्शन में, उसे न्यूक्लियर एनर्जी करते हैं, ठीक है। चलिए, स्टेबल नॉन स्टेबल न्यूक्लियस के केस में क्या होता है, आप एक बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बीई लिखा है। बीई मतलब बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो क्या होती है? मतलब किसी भी दो न्यूक्लियस को बांधने की शक्ति को, या फिर न्यूक्लियस को बांधने की शक्ति को जितना मतलब बांधने की शक्ति को ही बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाइंडिंग मीन्स बांधना। तो ये ध्यान दीजिएगा, जिस भी न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन क्या हो जाएगा? यहाँ पे न्यूक्लियन हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा रहेगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, मतलब उसके बांधने की क्षमता बहुत कड़ी रहेगी, बहुत टाइट रहेगी, इसलिए न्यूक्लियस स्टेबल रहेगा। अनस्टेबल नहीं रहेगा, स्टेबल रहेगा। मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा रही तो स्टेबल न्यूक्लियस, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम रही तो नॉन स्टेबल या फिर अनस्टेबल न्यूक्लियस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो विच एलिमेंट हैज़ मोर स्टेबल न्यूक्लियस। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन न्यूक्लियस है? तो एफ ही है। और इसके पास बाइंडिंग एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन कितनी है, और सॉरी पर न्यूक्लियन कितनी है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी एनर्जी होती है इसके पास, और सॉरी बाइंडिंग एनर्जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, द रिएक्शन इन विच न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू आर मोर न्यूक्लियस। मतलब ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में टूट जाता है, ठीक है। तो उस न्यूक्लियर रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। ध्यान दीजिएगा, एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में टूट जाता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन याद रखिएगा, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर फिजन इज आल्सो नोन एज, न्यूक्लियर फिजन इज आल्सो नोन एज, मतलब न्यूक्लियर फिजन का एक और दूसरा नाम क्या है? तो न्यूक्लियर फिजन का एक और नाम है न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब जो न्यूट्रॉन होता है वो इस रिएक्शन में हमको देना पड़ता है, ठीक है। न्यूट्रॉन को हमको इस रिएक्शन करवाने के लिए न्यूट्रॉन को हमें देना होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन को अगर जिस अनस्टेबल न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट कराएंगे तब रिएक्शन होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राइट एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। देखिए, एग्जाम्पल के केस में आप इतना ध्यान देंगे कि एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फिजन इज द स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम 235, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यूरेनियम यूरेनियम 235 को अगर हम स्प्लिट करें तो वो न्यूक्लियर फिजन देगा। और उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर हम यूरेनियम 233 फिर से लिखते हैं। देखिए, यूरेनियम 235 को स्प्लिट अगर रिएक्शन कराएं तो वो न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन देता है। यूरेनियम 233 को कराएं तो भी वो न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन देगा। और प्लूटोनियम, किसका? प्लूटोनियम, प्लूटोनियम 239 का कराएं, प्लूटोनियम प्लूटोनियम 239 का कराएं तो भी वो न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन देगा। यूरेनियम 235, यूरेनियम 233, प्लूटोनियम 239। चलिए तो एक देख लेते हैं, किसका देखेंगे? यूरेनियम 235 का। देखिए, अभी मैंने बताया कि जो न्यूक्लियर फिजन होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हमें न्यूट्रॉन इसको देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ क्या किया है, यहाँ न्यूट्रॉन लिया है, मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन लिया है, मतलब एक न्यूट्रॉन लिया है, एक न्यूट्रॉन। और मास कितना है? जीरो, ठीक है। एक न्यूट्रॉन है और सॉरी, एक न्यूट्रॉन है मतलब मास 1 है और एटॉमिक नंबर 0 है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए प्लस
यूरेनियम, यूरेनियम कितना है 235। देखिए ये जो ऊपर लिखा रहता है इसका मास होता है, जो यहाँ पे नीचे लिखा रहता है इसका एटॉमिक नंबर होता है। देखिए ये किस में स्प्लिट करेगा, ये स्प्लिट करेगा आपका, देखिए ये स्प्लिट करेगा बैरियम में और क्रिप्टॉन में, बैरियम और क्रिप्टॉन में। और कितना कितना स्प्लिट करेगा, ध्यान दीजिएगा, बैरियम के लिए ये स्प्लिट करेगा 139, ठीक है, बैरियम के लिए स्प्लिट करेगा कितना कितना 139, ठीक है, और ये 56, ठीक है, और ये स्प्लिट करेगा 95 और 36, ठीक है। देखिए अगर इन दोनों को आप जोड़ेंगे ना, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 234 आएगा, ठीक है। 234 क्यों आएगा, क्योंकि इसके बाद सॉरी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 2 7, इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7, और सॉरी 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 एटॉमिक नंबर को, चलिए चलिए सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक मिनट, देखिए अगर हम 1 एंड 0, ये क्या है न्यूट्रॉन है, अब प्लस क्या लेंगे 235 और 92 लेंगे यूरेनियम, ठीक है। तो इसका रिएक्शन कौन सा बन जाएगा, देखिए इसको हम अगर रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा 139 56 बैरियम, ठीक है, और क्रिप्टान कितना बनेगा, देखिए जो क्रिप्टान बनेगा वो बनेगा 95 और 36 क्रिप्टान बन जाएगा। और क्या निकलेगा बाहर, एक चीज़ और निकलेगा बाहर, वो निकलेगा 310 न्यूट्रॉन, ठीक है। इससे आप देखिए अगर आप बैलेंस करना चाहेंगे तो मैं फिगर में आपको बैलेंस करके बताता हूँ। देखिए चलिए आप पहले एटॉमिक नंबर को ऐड करिए, देखिए यहाँ पे 56 है, ठीक है, 56 में 36 जोड़ेंगे तो 92 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई एटॉमिक नंबर नहीं है। तो देखिए 56 में 36 जोड़ेंगे तो 62 1, ये 92, मतलब ये एटॉमिक नंबर तो बैलेंस है, ठीक है। अब एटॉमिक मास बैलेंस कोशिश करते हैं, तो इसका 139 है, ठीक है, और इसका कितना है 95। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 9 5 जा 14 1, ठीक है, 9 3 जा 12 1 13 1 1 2 234 आ रहा है, ठीक है, 234 आ रहा है ना। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, 234 यहाँ आ रहा है और वहाँ पे एक और चीज़ निकला था, वहाँ पे निकला था 310 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे जो एक न्यूट्रॉन निकला है वो भी मास ही है, तो इसलिए 231 में 234 में 1 जोड़ देंगे तो 235 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन। चलिए, हाउ मच एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम के फ्यूजन के रिएक्शन कराने पर कितना एनर्जी निकलता है, तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ज़्यादा एनर्जी है ये, ठीक है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, ध्यान दीजिएगा, यही है एनर्जी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब आप समझ रहे हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही है, ठीक है। चलिए, तो हु डन द फर्स्ट फ्यूजन रिएक्शन कौन किए थे अपने जीवन में या फिर पूरे भी अभी तक के, फर्स्ट फ्यूजन रिएक्शन किन साइंटिस्ट ने किया था, तो वो उनके साइंटिस्ट का नाम है हान एंड स्ट्राउसमैन, ठीक है, स्ट्राउसमैन एंड हान साइंटिस्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्यूजन ऑफ 2 और मोर न्यूक्लियाई टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियाई, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, मतलब 2 और मोर न्यूक्लियाई को अगर हम जोड़ दें तो एक सिंगल न्यूक्लियाई बनता है, उसको कहते हैं फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये जस्ट उल्टा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन का। न्यूक्लियर फ्यूजन एक था 2 में टूटता था, ये 2 को जोड़ के एक बनाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन इज मोर स्टेबल, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन में जो ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक न्यूक्लियाई बनाएंगे ना, तो ये दोनों अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, ये अनस्टेबल होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल होता है, प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल होता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, प्रोडक्ट जो बनता है वो मोर स्टेबल होता है रिएक्टेंट से, ठीक है। चलिए फार्मूला फॉर मास डिफेक्ट, तो मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मासेज ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियन दैट फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस एंड द मास ऑफ द न्यूक्लियस। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो मास डिफेक्ट होता है, मास डिफेक्ट बराबर होता है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। मास ऑफ रिएक्टेंट में से मास ऑफ प्रोडक्ट पता घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना मास का लॉस हुआ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फार्मूला देख लीजिए, बहुत अच्छा फार्मूला दिया है यहाँ पे, मतलब डेल्टा एम क्या है, मास डिफेक्ट, तो डेल्टा एम बराबर क्या होता है, डेल्टा एम बराबर होता है जेड एम पी प्लस एन एम एन, ठीक है, अब माइनस एम ए, और ये पूरा ब्रैकेट में। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए कि क्या क्या है, जो यहाँ पे डेल्टा एम है ये मास डिफेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे एमपी जो है, एमपी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, एमपी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, ये मास ऑफ प्रोटॉन है। जेड क्या है, जेड है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है,
मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन में मास ऑफ प्रोटॉन का गुणा हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन में मास ऑफ प्रोटॉन का गुणा हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ है, जो n है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में मास ऑफ न्यूट्रॉन का गुणा हुआ है, उसमें से मास ऑफ न्यूक्लियस को घटा दिया गया। देखिए एक चीज़ मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पे बताते हैं अच्छा लगेगा। देखिए जो डेल्टा एम होता है वो क्या होता है, ठीक है, डेल्टा एम जो होगा वो होगा, पहले आप बताइए, मास ऑफ, देखिए ये जेड है, जेड क्या है, मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। डेल्टा एम की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एम की वैल्यू होगी, देखिए मास ऑफ, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और जितना आएगा इनको ऐड करने में जितना आएगा उसमें से मास ऑफ न्यूक्लियस को घटा देंगे, एम में मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, घटा देंगे, उसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। मास एनर्जी इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन, आइंस्टीन ने एक बहुत ही अच्छा इक्वेशन दिया था, इसको बोलते हैं मास एनर्जी इक्वेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसे, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, E क्या है, एनर्जी है, मास है, और क्या है, ये स्क्वायर की वैल्यू है, सी स्क्वायर में लेंगे, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि कांस्टेंट होती है, 3 इंटू 10⁸ वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, देखिए न्यूक्लियर फिजन में दो जो होंगे न्यूक्लियाई, देखिए यहाँ पे, ये देख रहे हैं, यहाँ पे 2H, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है, और हाइड्रोजन का मास 2 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और एक 1H2 प्लस 1H3, एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, ये बनाता है क्या पता है, 2He4 बनाएगा, और उसमें से एक न्यूट्रॉन बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन हम फिर से बताते हैं, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल आपको मैं फिर से बताता हूँ। देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन का एग्जांपल देखिए आप, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, H प्लस H, दोनों H मिलके क्या बनाते हैं, He, ठीक है, और उसमें से एक न्यूट्रॉन बाहर निकलता है, 101, एक न्यूट्रॉन बाहर निकलता है। अब देखिए यहाँ पे दोनों का H का एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा, हीलियम का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 1 2 हो गया, यहाँ पे 2, एटॉमिक नंबर तो बैलेंस है। और एक चीज़ देखिए, जो इनका मास होगा, इसका मास होगा 2, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटियम है, ठीक है, तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, आपस में रिएक्ट करेंगे तो 2He4, इसे क्या बोलते हैं, हीलियम बनाएंगे ना। देखिए यहाँ पे 1 1 2 एटॉमिक नंबर यहाँ 2 है तो बैलेंस है, ठीक है, यहाँ पे 3 to 5, मास कितना है 5, लेकिन यहाँ पे 4 है, और देखिए एक यहाँ पे मास है 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट टू एलिमेंट यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल का यूज, फ्यूल के यूज के लिए किसका किसका प्रयोग करते हैं, तो लिथियम, लिथियम 235 और फास्फोरस 239 का यूज करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल को, मतलब फ्यूल की तरह किस किस को यूज कर सकते हैं, तो लिथियम का जो, मतलब लिथियम 235 का यूज कर सकते हैं, और फास्फोरस 239 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, द विच एलिमेंट यूज्ड फॉर एब्जॉर्ब सम न्यूट्रॉन इन फिजन रिएक्शन, फिजन रिएक्शन में जो न्यूट्रॉन निकलते हैं इतने ज़्यादा, जो फिजन रिएक्शन में, वैसे निकलते दोनों में है, लेकिन फिजन रिएक्शन में जो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है फिजन रिएक्शन में, तो उसमें न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं, तो बोरान रॉड का उपयोग कर सकते हैं, कैडमियम रॉड का, किसका किसका, बोरॉन रॉड या कैडमियम रॉड का यूज कर सकते हैं, बोरॉन 10 या कैडमियम रॉड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉडरेटर की तरह किसका किसका यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो मॉडरेटर की तरह हैवी वाटर D2O और ग्रेफाइट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कूलेंट की तरह किसका किसका यूज कर सकते हैं, तो कूलेंट की तरह अगर हमको हीट को रिमूव करना है फिजन रिएक्शन में से, तो कूलेंट की तरह, कूलेंट में ठंडा करने के लिए तो लिक्विड Na का यूज कर सकते हैं, मतलब लिक्विड सोडियम का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन आकर सेट, तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसमें, बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पे देखते हैं रेडियो आइसोटोप्स के कुछ इंपॉर्टेंट यूज़ देखते हैं ना। देखिए आयोडीन, आयोडीन 131 का यूज कहाँ होता है, तो आयोडीन 131 का यूज होता है टेस्टिंग ऑफ मेनू फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एक होता है हमारे बॉडी में, उसके फंक्शनिंग के लिए, उसके फंक्शनिंग के टेस्टिंग के लिए, जानकारी के लिए आयोडीन 131 का यूज करते हैं, या टेस्टिंग ऑफ ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में ट्यूमर है या नहीं है, आयोडीन 131 के
यूज से पता करते हैं, ठीक है। तो Na-24 का क्या यूज होता है, तो देखिए ये सब रेडियो आइसोटोप्स है, मतलब इनका न्यूक्लियर होता है अनस्टेबल, ठीक है। तो Na-24 का यूज होता है कि ये इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्लड सर्कुलेशन का इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, इनका यूज करने पे ब्लड सर्कुलेशन का हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। फास्फोरस 32 का क्या यूज है, तो फास्फोरस 32 का जो यूज होता है वो ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया एंड एग्रीकल्चर रिसर्च, ये एग्रीकल्चर रिसर्च खेती बाड़ी के रिसर्च में काम आता है, और ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, ठीक है, मतलब ल्यूकेमिया के उपचार में इसका उपयोग होता है। और ल्यूकेमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है, ठीक है। ब्लड कैंसर के उपचार में हम फास्फोरस 32 का यूज करते हैं, ठीक है। और क्रोमियम 51 का यूज कहाँ होता है, ब्लड टेस्टिंग के लिए, खून के जांच के लिए क्रोमियम 51 का यूज होता है। गोल्ड का यूज कहाँ होता है, तो गोल्ड का यूज ब्लड कैंसर के लिए होता है, ठीक है। तो ब्लड कैंसर के लिए किसका किसका, फास्फोरस 32 और एयू गोल्ड का यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर, ठीक है। और कोबाल्ट का यूज कहाँ होता है, तो कोबाल्ट का यूज होता है विटामिन B12 के फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। विटामिन, ठीक है, विटामिन के फंक्शनिंग के लिए, विटामिन B12 के फंक्शनिंग के लिए यूज होता है, मतलब स्टडिंग कि विटामिन B12 की फंक्शनिंग कैसी हो रही है, तो उसके स्टडी की जानकारी के लिए हम विटामिन B12 का और कोबाल्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो एटम बम किसके बेस पे बेस्ड है, तो एटम बम जो होता है वो बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन, ध्यान दीजिएगा। जो आपका एटम बम होता है, मतलब एटम बम को अगर आप फेंकेंगे किसी देश के ऊपर, तो गिरने के बाद टूटेगा, क्योंकि फिजन का मतलब होता है टूटना। तो एटम बम गिरने के बाद टूटता है, ठीक है, टूटता है कणों में, इसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो एटम बम न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड होता है, लेकिन हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन पे कौन बेस्ड होता है, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम किस पे बेस्ड है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, मतलब हाइड्रोजन बम अगर आप कहीं पे फेंक रहे हैं, तो हाइड्रोजन बम टूटने के बजाय वो जुड़ेगा, इसलिए हाइड्रोजन बम जो होता है, हाइड्रोजन बम ज़्यादा खतरनाक होता है एटम बम से, ठीक है। हाइड्रोजन बम ज़्यादा खतरनाक होता है एटम बम से। हाइड्रोजन बम जुड़ता है आपस में, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन यही होता है, जुड़ना होता है ना। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे थैंक यू दिख गया, मतलब आपका ये खत्म हो गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपका काम क्या है, आपका काम है बस कुछ नहीं करना है, आपका काम है, आपका काम है एस, एस मतलब सब्सक्राइब करना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए थैंक यू, और आशा करते हैं आपको ये अच्छे समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।